दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब सीधे पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लिहाजा केंद्र के अध्यादेश के बहाने वो विपक्षी दलों को एक करने में लगे हैं। 6 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 6 राज्यों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शरद पवार, M.K. स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की और 2024 की सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे दिल्ली अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने को लेकर चर्चा की। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मजाक में टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब और दिल्ली के सीएम डबल इंजन हैं और वे दोनों पंजाब के एक ही विमान में यात्रा करते हैं। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने तमिलनाडु के समकक्ष M.K. स्टालिन से मुलाकात की और केंद्र सरकार के विवादास्पद अध्यादेश के खिलाफ अपने अभियान में समर्थन मांगा। लेकिन द्रमुक ने आप को बड़ा झटका दिया। इसकी वजह साफ है कि द्रमुक की आप के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं है। कांग्रेस को अभी अपने यूपीए के सहयोगियों से इस पर बात करनी है। हालांकि केजरीवाल ने महसूस किया है कि कांग्रेस के मजबूत समर्थन के बिना कांग्रेस से निकले ये क्षेत्रीय संगठन खड़गे के इशारे पर चलेंगे और केजरीवाल के दावे को झुठला देंगे। इससे अरविंद केजरीवाल द्वारा इसे 2024 का सेमीफाइनल बताने जैसे बयानों को झटका लगेगा। वास्तव में कांग्रेस का असली रंग अब सामने आ रहा है और केजरीवाल को कांग्रेस के औकात का पता चल रहा है। हालांकि दक्षिण भारत में आने वाले दिनों में विपक्ष को करारा झटका भी लगेगा। आंध्र प्रदेश में पुनर्गठबंधन की राजनीतिक चर्चाओं के बीच तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी और उसके पूर्व गठबंधन सहयोगी टीडीपी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच हुई इस बैठक में माना जाता है कि इन नेताओं ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक साथ चुनाव लड़ने पर चर्चा की। नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगस्त के बीच में विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू एक विशाल बैठक में पीएम मोदी का स्वागत कर सकते हैं। लिहाजा केजरीवाल को विपक्ष करारा झटका दे सकता है और राज्यसभा में केंद्र का अध्यादेश पास हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली सेवा विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बड़ी हुंकार भरी है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के दौरे पर निकले सीएम केजरीवाल जहां विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं, तो 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। विशाल रैली के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 के पहले रामलीला मैदान में आपके शक्ति प्रदर्शन को सेमीफाइनल बताया है। दिल्ली सेवा विवाद मामले में अभी तक विपक्ष के ज्यादातर दलों का समर्थन प्राप्त कर चुके सीएम केजरीवाल को अभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस से समर्थन मिलने के संकेत भी नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा में ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सर्विस विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद ही ये कानून अधिकृत होगा। मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार अपने सहयोगी दलों के बल पर लोकसभा में काफी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि सीएम केजरीवाल ने इस अध्यादेश को राज्यसभा में ही विपक्ष द्वारा रोके जाने का विकल्प चुना। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में इस अध्यादेश को रोकने के लिए ममता बनर्जी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त कर लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी तक कोई समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी के 31 राज्यसभा सांसद हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा में बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के केंद्र के इस अध्यादेश को रोकना मुश्किल होगा।
कांग्रेस के 31 सदस्यों का राज्यसभा में आपको समर्थन न मिलना सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुज आत्रेय ने इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने अपना निर्णय शीर्ष नेतृत्व को दे दिया। हम किसी पार्टी विशेष पर नहीं बल्कि नैतिक आधार पर उन्हीं बातों का समर्थन करेंगे जो न्याय संगत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी को अगर सत्ता की हैट्रिक मारना है तो इसके लिए यूपी में एक बार फिर गर्दा प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी के MY फॉर्मूले की तर्ज पर 2024 में मिशन 80 को पार लगाने के लिए MY फैक्टर लेकर जनता के बीच जाएगी। समाजवादी पार्टी का MY जहां मुस्लिम यादव है, वहीं बीजेपी के MY का मतलब मोदी योगी और मुस्लिम योगी है। दरअसल हाल की निकाय चुनाव में मिले मुस्लिमों के वोट से बीजेपी उत्साहित है और उसके रणनीतिकार इसको साधने में लगे हैं। बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीट जीती थी। 2 उसकी सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी, बाकी 16 पर विपक्ष का कब्जा था। उनमें से मुस्लिम बहुल सभी सीटें सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद आदि पर बीजेपी हार गई थी। मेरठ, अलीगढ़, कैराना, मुजफ्फरनगर आदि सीटों पर भी बीजेपी को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसलिए 2024 में बीजेपी ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। उनमें भी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने पर जोर है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिमों को साथ लगाया, जिसका उसे फायदा हुआ। इससे पहले उपचुनाव में रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा, स्वरा विधानसभा मुस्लिम बहुल होने के बाद भी बीजेपी या बीजेपी गठबंधन जीता। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि कमल अब मुस्लिमों के लिए अछूत नहीं रह गया है। बीजेपी अल्पसंख्यकों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के MY का मतलब मोदी योगी और मुस्लिम योगी है। मोदी योगी का साथ उनका भला कर रहा है। बिना भेदभाव की योजना का लाभ देने पर CM योगी पर मुस्लिमों का भरोसा है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का कहना है कि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में करीब 400 मुस्लिमों को टिकट दिया और इसके परिणाम भी अच्छे आए। उनके मुताबिक 21 जून को योग दिवस पर सूफी विचारधारा वाले कम से कम 900 मदरसों और दरगाहों में योग कराने की योजना है। 403 विधानसभा में 2-2 कार्यक्रम होंगे। 80 लोकसभा सीटों वाले मदरसों, दरगाह और खानकाहों में ये कार्यक्रम होगा। इनमें मदरसे के छात्र, उस्ताद, सूफी और सूफी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर छपी 1 लाख उर्दू किताबों को भी बांटा जाएगा। मकसद बच्चों को मन की बात का मर्म बताना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यूपी की अधिक मुस्लिम आबादी वाली 29 लोकसभा सीट चुनी है, जहां अल्पसंख्यकों के बीच बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। इनमें वेस्ट यूपी की सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, नगीना, बागपत, बरेली, अलीगढ़, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, कैराना, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बदायूं है। लेकिन इनमें भी मुस्लिमों का साथ जहां ज्यादा मिलेगा, अल्पसंख्यक मोर्चा तेजी से काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में इसकी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इस मामले में एक समय दिल्ली सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस दौरान क्या क्या हुआ। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को अपने कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद शाम को गिरफ्तार किया था। तब सीबीआई ने सिसोदिया पर सवालों के मनमाने तरीके से जवाब देने और गुमराह करने का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उनको सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। उसके बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सिसोदिया का संकट यहीं तक नहीं रुका था। 9 मार्च को ईडी ने उनको तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। तभी से वे तिहाड़ जेल में
बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया था और समय समय पर अभी भी विरोध कर रहे हैं। इस सबसे अलग सिसोदिया की जेल यात्रा के बाद कानूनी दांव-पेच का लंबा सिलसिला चला। कभी ईडी तो कभी सीबीआई के आरोपों के पेच सुलझाने में सिसोदिया और आप नेताओं की सांस फूल गई। सीबीआई ने सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने, रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर कोर्ट में पेश चार्जशीट में सबूत होने का दावा भी किया गया। वहीं ईडी ने अपने चार्जशीट में सिसोदिया पर आबकारी नीति में हेरफेर कर 622 करोड़ 67 लाख रुपए जुटाने का आरोप लगाया है। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में करने का भी आरोप है। ईडी ने सिसोदिया पर आबकारी नीति को लागू करने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष रहते हुए मनमाने तरीके से निर्णय लेने का भी आरोप लगाया। ये भी आरोप है कि सिसोदिया ने आबकारी नीति को लागू करने से पहले दी गई विधि राय को भी दरकिनार किया और जनता की राय लेने के लिए गलत तरीके से ईमेल का इस्तेमाल कर रिपोर्ट तैयार कराई। वहीं ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों के मुकदमों में सिसोदिया की जमानत याचिका राउच एवेन्यू कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है और अब सिसोदिया को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।